वेलकम। आप सभी का स्वागत है भूगोल के इस व्याख्यान में। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट 3, विषय भूगोल है। फर्स्ट पेपर आपका, और जो यूनिट है वो फोर्थ और 5, मतलब सेक्शन बी का इन्वायरमेंट। फर्स्ट पेपर का सेक्शन बी आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो 3 यूनिट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वो सेक्शन ए में आते हैं। और जो 2 यूनिट बचता है वो फोर्थ और 5, वो सेक्शन बी में आता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट फोर्थ और 5 का जो सिलेबस है, कंटेंट है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्रमशः उन्हीं कंटेंट और चैप्टर को लेके आगे का व्याख्यान आपको सतत उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए बात करते हैं आज। और ये दोनों जो चैप्टर या यूनिट हैं उसको वो मेरे द्वारा आपको प्रस्तुत किया जाएगा। आपसे अपेक्षा है कि आप गंभीरतापूर्वक ध्यान देंगे। चलते हैं आगे पहले क्रम में। ये आपका जो यूनिट 4 है उसका कंटेंट है। यूनिट 4 इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है उसका, पेपर फर्स्ट का। सबसे पहले इसमें बात होगी यूनिट 4 में, तो जो बात होगी वो होगी क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट की। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण उसे कहते हैं जो आपको चारों तरफ से घेरे हुए है। और ये जो आपके समक्ष घेरा है या जिनसे आप घिरे हैं, या जो आपके पास आजू बाजू में सराउंडिंग्स में जो चीज़ें मौजूद है, उसका स्वरूप 2 अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। वो है एक तो नेचुरल है और दूसरा है ह्यूमन। तो जब आप वर्गीकरण करते हैं पर्यावरण का, तो वो 2 तरीके से होता है। पहला होता है भौतिक पर्यावरण, या उसी को आप कहते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट या प्राकृतिक पर्यावरण। दोनों का मतलब एक है, भौतिक या प्राकृतिक। और दूसरा होता है मानवीय पर्यावरण, या उसी को हम सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। इनके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे भौतिक पर्यावरण की जब चर्चा होगी, बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे इसकी, तो उसके अंतर्गत भौतिक या प्राकृतिक तत्व हवा, पानी, प्रकाश, वनस्पति, मिट्टी, तापमान, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी चर्चा करेंगे, और वो उनके एलिमेंट कहलाते हैं। 3 तरीके का इसमें जो तत्व है वो पाया जाता है। पहला तो है कि जो प्राकृतिक वातावरण है उसकी प्रक्रियाएं क्या होगी। दूसरा है कि उसकी शक्तियाँ क्या होगी। और तीसरा है कि उसके तत्व क्या होंगे। तत्व का मतलब होता है लाइक फिजिकल, बायोटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। फिजिकल मतलब भौतिक तत्व, जीव वाला तत्व, और अमूर्त तत्व एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट। उसके बाद बात होगी ह्यूमन पर्यावरण की, जिसको सरल और स्वाभाविक रूप में सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। और ये जो पर्यावरण है इसका निर्माण मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंधों में या इंटरेक्शन करने से होता है। सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण, बहुत सरल शब्दों में अगर सांस्कृतिक चीज़ों को जानना है तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि आपके पास जो चीज़ है, जो कला है, ज्ञान है, या दुनिया भर का जो भी चीज़ है या सामान है, वो वही आपकी संस्कृति है। अब आप पीछे जाइए, आज से 50 साल पीछे जाइए, वो 100 साल पीछे जाइए, 200 साल पीछे जाइए, 1000 साल पीछे जाइए, तो जो जो चीज़ें आपके पास अभी मौजूद है, उन वो जो पीछे 1000 साल वाले पीछे हैं उनके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो संस्कृति में बदलाव होता है, कैसे बदला होगा इसके बारे में बहुत डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। जब भी संस्कृति की बात होती है तो 2 चीज़ें होती है। पहली चीज़ है कि मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करता है,
और कोई नई चीज़ बना लेता है। तो जो चीज़ बनता है वो सांस्कृतिक वातावरण का हिस्सा हो जाता है। आपने सड़कें बना ली, नहरें बना ली, पुल बना लिया, बहुत सारी चीज़ें। इसके बारे में बहुत हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे जब ये चैप्टर आएगा। आगे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट होता है, मेन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध है, इंटरेक्शन है, आदान प्रदान जो चलता है, जो चीज़ें करते हैं, उसके संबंध में आपसे चर्चा होगी। इसके अंतर्गत 3 मुख्य विचारधाराएं हैं। पहला तो है नियतिवाद। नियतिवाद का आशय है कि प्रकृति सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। जो यहाँ पर मार्किंग है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रकृति सर्वाधिक शक्तिशाली होती है और प्रकृति के अनुसार मनुष्य को चलना पड़ता है। दूसरा है संभववाद। इसका आशय ये है कि भाई प्रकृति आपको अवसर उपलब्ध कराती है और आप कोई चीज़ को सेलेक्ट करिए जो आपको सूटेबल लगता है और आप उस चीज़ को करते जाइए, मतलब चीज़ें संभव है। और तीसरा है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद का आशय है कि भाई देखिए, प्रकृति की एक सीमा है, उस सीमा का सम्मान किया जाए और हमको जो चीज़ चाहिए उस चीज़ का हम उस प्रकृति की सीमा को देखते हुए हम अपने जो परिणाम है उसको निश्चित करें और हमको जो करना है करें। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि प्रकृति की एक सीमा होती है। ठीक, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज जो जनसंख्या का आकार है उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये हमारे सांस्कृतिक इन्वायरमेंट में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। या मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो जो ये पॉपुलेशन के आकार का जो शब्द आया है इसका क्या आशय है। और क्योंकि देखिए, कोई सा भी इन्वायरमेंट है उसको सीधे प्रभावित करता है जनसंख्या का आकार। डेजर्ट इन्वायरमेंट के बारे में आप सोचिएगा, रेगिस्तानी पर्यावरण के बारे में आप सोचिए, आप प्लेन एरिया के पर्यावरण के बारे में सोचिए, पहाड़ी एरिया के पर्यावरण के बारे में सोचिए, जहाँ बर्फ़ जमा है, ग्लेशियर है, वहाँ के पर्यावरण के बारे में सोचिए और वहाँ की जनसंख्या के बारे में सोचिए। तो बिल्कुल बिल्कुल सीधा प्रभाव पड़ता है पॉपुलेशन साइज या जनसंख्या के आकार का पर्यावरण पर, क्योंकि उस मात्रा में, जिस मात्रा में जनसंख्या है उस मात्रा में वो जो प्राकृतिक वातावरण है उसके साथ इंटरेक्शन करता है, अंतर संबंध करता है, उसको परिवर्तित करने का प्रयास करता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। वस्तुतः ये ऐसा है कि जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके क्या क्या प्रकार हुए, क्या क्या प्रकार है और कैसे धीरे धीरे अर्थव्यवस्थाओं का विकास हुआ। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का जो निर्धारण होता है उसमें 4-5 जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप ध्यान रखिएगा इसको। पहला तो है औजार, दूसरा है प्रक्रिया, तीसरा है आर्थिक संगठन और चौथा जीवन स्तर और पांचवा आर्थिक क्षमता। आपको मालूम है जब मनुष्य पहला था तो उसके पास कोई हथियार नहीं था, जो प्रारंभिक मनुष्य था। धीरे से वो लकड़ी को हथियार बनाया। सैकड़ों हजारों साल लगे होंगे कि उनके समझ में आया कि वो लकड़ी को हथियार के रूप में उपयोग करे। उसके सैकड़ों साल बाद वो पत्थरों को औजार के रूप में यूज़ किया। उसके बाद वो लोहे के औजार बनाया। धीरे धीरे आज अभी एटम बम तक पहुंच गए हैं। तो ये एक तो टेक्नोलॉजी हो गया और दूसरा अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है उसके बारे में जब बात हम लोग करेंगे तो जो सबसे पहला इकोनॉमी था वो भोजन संग्रह का था, उनको और कुछ नहीं चाहिए था।
वो सिर्फ भोजन को इकट्ठा करना चाहते थे जिंदा रहने के लिए। दूसरी जो अर्थव्यवस्था की प्रकार रही वो एग्रीकल्चर की रही, कृषि की रही। तीसरी जो अर्थव्यवस्था की प्रकार रही वो सामंती रही। सामंत लोग थे, उनके अधीन में जो जमीन थी, लोग खेती करते थे और एक हिस्सा सामंत को देते थे और सामंत उन सब की रक्षा करता था। और धीरे धीरे फिर वो राजशाही चालू हुआ। और चौथा नगरीकरण। जैसे ही नगरीकरण आया, औद्योगिक जो क्रांति है उसके बाद या औद्योगिक काल में धीरे धीरे विकास होते होते अर्थव्यवस्था का वो नगरीकरण में पहुंच गई। और जैसे ही नगरीकरण में पहुंची, पूंजीवाद बढ़ गया। और पांचवा जो प्रकार है वो औद्योगिक समाज का है, जो अभी वर्तमान का आप जो देखते हैं इकोनॉमी, वो है। तो इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी बिल्कुल परस्पर साथ साथ चलते हैं। दोनों में का विकास बिल्कुल साथ होता है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का विकास होगा तभी आप इकोनॉमी में रिफॉर्म्स देखेंगे। इसके बारे में बहुत हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे जब ये चैप्टर आएगा। आगे चलते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये इसका आशय है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका विदोहन। अब ये विदोहन ऐसा चीज है कि देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग तो होगा ही, और वो मानव समाज के हित में है। लेकिन जहाँ पर ये एक्सप्लॉइटेशन आता है, ये शब्द आता है, ये विदोहन है। मतलब कि जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, जैसे मिनरल रिसोर्स हो गया, खनिज संसाधन, बायोटिक जीवी संसाधन हो गया जिसमें वनस्पति और जीव आते हैं, पावर रिसोर्सेज हो गए, फूड रिसोर्सेज हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब संसाधनों का विवेकपूर्वक उपयोग होना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को परेशानी या दिक्कत नहीं हो। तो बहुत पर्याप्त इसका अध्ययन किया जाएगा इस चैप्टर में। और यूनिट 1 का जो आखिरी है वो है इन्वायरमेंटल हजार्ड। ये सब याद रखिएगा। इन्वायरमेंटल का मतलब पर्यावरण आपको मालूम है, और ये हजार्ड का मतलब होता है प्रकोप, पर्यावरणीय प्रकोप। तो ये जो पर्यावरणीय प्रकोप है उसमें उन घटनाओं को शामिल किया जाता है जिनमें अपार जनधन की हानि होती है या होने की संभावना होती है, प्रलय, विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है। इसको आप 3 तरीके से समझ सकते हैं। प्राकृतिक प्रकोप, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, भूस्खलन, भूक्षरण, सूखा, चक्रवात, शीतलहर, लू और झंझावात वगैरह। दूसरा होता है मानवीय प्रकोप। ये मानवीय प्रकोप के अंतर्गत तो ये रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन आ जाता है, टेक्नोलॉजी में समस्या आ जाती है, और मैनेजमेंट का प्रबंधन सही नहीं होता, इससे हो सकता है। और तीसरा होता है जैविक प्रकोप। जैसे वर्तमान में हम लोग जैविक प्रकोप के शिकार हो गए हैं। ये कोरोना की जो महामारी है ये पूरे दुनिया की महामारी है, और ये एक बहुत बड़ा जैविक प्रकोप है जिसको आप अनुभव कर रहे हैं। खरपतवारों की जो समस्या है, कीटों की समस्या है। आप समाचार में सुनते होंगे कि बिल्कुल टिड्डी दल आ गया और पूरा सब खात्मा हो गया। कीड़ों की समस्या है, जीवाणु जो अभी चल रहा है हमारा कोरोना काल, और कीटाणुओं की समस्या। ये 3 मोटे मोटे में प्राकृतिक प्रकोप, मानवीय प्रकोप और जैविक प्रकोप के अंतर्गत आप इसका अध्ययन करेंगे। अगले क्रम में चलते हैं यूनिट 5 के लिए, और ये है इमर्जिंग इन्वायरमेंटल इशू। मतलब जो अभी का ज्वलंत मुद्दा है, पर्यावरण का जो ज्वलंत मुद्दा है उसके बारे में चर्चा करनी है। तो ये इसमें सबसे पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसका आशय होता है जनसंख्या विस्फोट। जब हम बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट का, तो वो स्वाभाविक रूप से अगर
कुछ पीछे जाते हैं तो ये जो शब्द है वो आया है 1950 के बाद। 1950 के बाद, 1950 के पहले तो जनसंख्या में वृद्धि अनुपातिक दृष्टि से देखें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे ही 1940 के आसपास औद्योगिकीकरण चालू हुआ, कारखाने बनने चालू हुए, तो 1950 के बाद से जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। और उस जो तेजी है 50 60 60 70 और 70 80 के दशक का, उसको जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा दी गई विश्व स्तर पर। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भारत में जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है, उसका क्या परिणाम निकला और उसको रोकने के उपाय क्या हैं। इनके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। अगली बात आती है फूड सिक्योरिटी। ये इसका सामान्य आशय है खाद्य सुरक्षा। और खाद्य सुरक्षा का मतलब है खाद्य की निम्नतम मात्रा उपलब्ध कराने की स्थिति किसी भी राष्ट्र की। तो हम लोग भारतीय संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे। इसके 3 महत्वपूर्ण पक्ष होंगे। पहला होगा गुणात्मक पक्ष, दूसरा होगा मात्रात्मक पक्ष और तीसरा होगा हाई प्राइस ऑफ फूड एस्पेक्ट। मतलब जो खाद्यान्न सामग्री है उसकी जो कीमत है वो बढ़ रही है या ज़्यादा में उपलब्ध हो रही है। आप वर्तमान में मार्केट चले जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। इसी क्रम में अध्ययन करेंगे स्टेज ऑफ फूड सिक्योरिटी। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है और शहरी क्षेत्रों में क्या स्थिति है, और खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। आगे चलते हैं, बात करेंगे। ये इसको कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन, हिंदी में निर्वनीकरण। यह आज बहुत बड़ी समस्या है और इसके कारण इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम या इसके नीचे के जितने भी प्रॉब्लम हैं वो आ रहे हैं। चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो या बायोडाइवर्सिटी का विनाश होना हो या डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आना हो। वनों का जो अनियोजित कटाई है वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, या बेकार प्रबंधन, फॉरेस्ट का बेकार प्रबंधन। देखिए जो लकड़ी है, फॉरेस्ट में लकड़ी है, आखिर में उसको कटना है और वो किसी न किसी उपयोग में आना है। और अगर हम लोग सोचें कि लकड़ी काटना गलत है तो ये भी सही नहीं है, लेकिन उसका प्रबंधन बिल्कुल सही होना चाहिए कि आप जितने वनों की कटाई करते हैं उससे ज़्यादा आप लगाते जाइए पीछे अल्टरनेट करके। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बात होगी कि ये क्यों हो रहा है, वर्तमान में क्या स्थिति है, इसको सिस्टमेटिक कैसे किया जा सकता है, इसको रोकने का क्या उपाय है, प्रबंधन कैसा होना चाहिए। इन सब के बारे में हम लोग बहुत, इस चैप्टर जब आएगा तो चर्चा करेंगे। अगला है ग्लोबल वार्मिंग। यस, ग्लोबल वार्मिंग ये वर्तमान का बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इसके बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे, आप सभी जानते हैं कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं, साइंटिस्ट हैं या बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं वो बहुत चिंतित हैं कि भाई पूरे ग्लोब का, पृथ्वी नामक ग्रह का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। और सवाल उसका जो तापमान है वो एवरेज तापमान बढ़ने का कारण ये नहीं है या डर वो नहीं है। सबसे ज़्यादा डर ये है कि वो जिस रेट से बढ़ रहा है अगर ये जारी रही तो इस प्लेनेट के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न होगा। आपको मालूम होगा कि विश्व की 40% से भी ज़्यादा आबादी बिल्कुल समुद्र के किनारे में रहती है। और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और बहुत सारे जो आइलैंड हैं वो डूब जाएंगे, सतह का जो हाइट है वो बढ़ जाएगा, बहुत सारे शहर तबाह हो जाएंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम है। कई पक्षों का अध्ययन करेंगे, बहुत डिटेल में इसका अध्ययन होगा। अगले क्रम में चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्चुअल में जो बायोडाइवर्सिटी है इसका सामान्य आशय है जीवों की विविधता।
और जब जीव और जीवन की विविधता रहेगी तब आपके पास विकल्प मौजूद रहेगा। अगर ये समाज ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो आपके पास विकल्प खत्म हो जाएगा। और एक एनालिसिस में देखा गया है कि अगर एक जीव खत्म होता है तो उसके सराउंडिंग्स के 40 अन्य जीव भी खत्म हो जाते हैं। तो जो जीवों की विविधता है, चाहे वनस्पति की हो या प्राणियों की विविधता हो, उनके प्रकारों की विविधता हो, उनके समुदाय की विविधता हो, उनके इकोलॉजी जो आवास है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसकी विविधता हो, तो उसका संरक्षण कैसे किया जाए, उसको कैसे बचा के रखा जाए, इसके बारे में। और कितने बायोडाइवर्सिटी जोन हैं वर्ल्ड के, इंडिया के कितने बायोडाइवर्सिटी जोन हैं, कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है, ये इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। जैसे आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट सेंचुरीज बनाती है, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाती है, हाथी पार्क बनाती है, रिजर्व फोर्ट एरिया बनाती है। तो ये सब उसी का प्रयास है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, कुछ इनके कानून कायदे के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे अगले क्रम में। और फिफ्थ यूनिट के का जो आखिरी चैप्टर होगा आपका, वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सब इसको कहा जाता है सतत विकास। इसको कहा जाता है सतत विकास। सतत विकास का सामान्य आशय है कि एक ऐसा विकास जो टिकाऊ हो। हम ऐसा विकास करें या प्रगति करें जो टिकाऊ हो, आने वाली जो पीढ़ी है उसको कोई दिक्कत नहीं हो, या बहुत सरल शब्दों में इसको समझना चाहें तो आने वाला कल जो है वो आज से अच्छा होना चाहिए। आप ऐसा करिए, अगर ये रहा तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। ऐसा ना हो कि विकास की अंधी दौड़ में आप इतनी तेज़ी से जा रहे हैं, जिस दर से जा रहे हैं, और पता चला कि आने वाले समय में आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपके पास कोई दिशा नहीं है, और आपके पास कोई चारा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। या आज के विकास का जो दुष्परिणाम है वो हमारी आने वाली पीढ़ी न झेले, तो उसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके कई एस्पेक्ट के ऊपर अध्ययन किया जाएगा, आपको बताया जाएगा बहुत डिटेल में। और अगर आप बहुत इस यूनिट को देखिएगा, इसका हेडिंग ही है इमर्जिंग इन्वायरमेंटल इशू। जो रिसेंटली जो ज्वलंत मुद्दे हैं पर्यावरण के, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फूड सिक्योरिटी, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक जिम्मेदार राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन सभी ज्वलंत मुद्दों के बारे में जानकारी रखें। बहुत डीप नहीं तो जब इसकी बात होती है तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ये चीज़ें क्या है, ये जानना ज़रूरी है। आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आप सभी से मेरा आग्रह है कि इनके बारे में बिल्कुल आप सजग रहिएगा, क्योंकि ये अभी का तो समस्या ही है, आने वाले समय का भी ये बहुत बड़ा समस्या है। आज के लिए मेरा जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि सतत जो अब ऑनलाइन प्रक्रिया से हम लोग अपना अध्ययन और अध्यापन करेंगे, तो उसमें जो मेरा पार्ट है सेक्शन बी का, यूनिट 4th और 5th का, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं, ताकि आप मानसिक रूप से सजग रहें। जब वो चैप्टर चले तो बिल्कुल आप
आपके स्मरण में आ जाना चाहिए कि इसकी चर्चा हम लोग पहले एक बार कर चुके हैं। उस शब्द से कम फेमिलियर हैं, उस शब्द को जानते हैं, उसका थोड़ा बहुत आगे पीछे जानते हैं, क्योंकि आपको बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं अब आप सभी से अनुमति चाहूँगा, और ये जो पावर पॉइंट है भाई, इसको अंजनी पटेल बनाई है, उसको भी धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे। आप सभी को थैंक यू। ओके।